नंबर 1 शो। सबसे पहली स्पेशल रिपोर्ट उस खबर को लेकर है जिसने यूक्रेन में खलबली मचा दी। खार्किव पर जीत का जोश जीरो हो गया है क्योंकि पुतिन के सबसे बड़े वफादार और खूंखार रमजान कादिरोव ने अब यूक्रेन युद्ध से जुड़े अपने सबसे खूनी प्लान को ग्रीन सिग्नल दे दिया। इस प्लान के तहत कादिरोव के 10,000 लड़ाके यूक्रेन में खून खराबा करने के लिए तैयार बैठे हैं। चेचन लड़ाकों की बूचा ब्रिगेड अब कोहराम मचाने का कितना खतरनाक प्लान तैयार कर चुकी है। कादिरोव एक बार फिर इतनी चर्चा में आखिर क्यों है, हमारी स्पेशल रिपोर्ट अब जरूर देखिए। वो साए की तरह आते हैं, कहर बनकर टूटते हैं, मौत बरसाकर गायब हो जाते हैं। पुतिन के एक इशारे पर खून खराबा मचाने वाले ये वो हैवान हंटर्स हैं जिनको रूस के दुश्मन देश जल्लाद करार देते हैं। रूस के हर डर्टी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना इनका काम होता है। ये 10,000 की तादाद में यूक्रेन में दाखिल होने जा रहे हैं। दस 10,000 लड़ाके, वो भी एक साथ। यानी अब यूक्रेन युद्ध का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आने वाला है, क्योंकि मौत बांटने वाली कादिरोव की ये जल्लाद कंपनी यूक्रेन में पहुंचने वाली है। इसका ऐलान खुद इन लड़ाकों के सुप्रीम कमांडर रमजान कादिरोव ने किया है। Стратег в том плане, в такого уровня, как Министерство обороны, ну, и были допущены ошибки, но я думаю, что они сделают выводы, но я всегда люблю. कादिरोव भले ही अपनी जुबान से 10,000 सैनिकों को यूक्रेन भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन दावा तो यहां तक है कि यूक्रेन जंग में रूस को हार के कगार पर देख चेचन कमांडर कादिरोव ने अपने हर साथी को 1,000 लड़ाके जुटाने के लिए कहा है। कादिरोव का यूक्रेन में 85,000 लड़ाके भेजने का प्लान है। एक साथ 85,000 चेचन्या लड़ाकों को यूक्रेन भेजने की क्या जरूरत पड़ी? इसका जवाब यूक्रेन युद्ध की इन तस्वीरों को देखकर आप भी समझ जाएंगे। यूक्रेन का रूस के टैंक पर हमला, रूस के सैनिकों पर ड्रोन स्ट्राइक, चुन चुन कर आर्टिलरी से मारा, गाइडेड मिसाइल से आक्रमण, बॉम्बर ड्रोन से रूस का टैंक तबाह, रेड आर्मी पर यूक्रेन का पिन पॉइंट अटैक, रूस की आर्टिलरी यूनिट पर यूक्रेन का हमला, रूस के जखीरे पर यूक्रेन का अटैक, रणभूमि में जान बचाने के लिए भागते रूस के सैनिक और उनके पीछे यूक्रेन की बमबारी। यूक्रेन के मोर्चे से आई इस डरावनी तस्वीर को देखिए। वीडियो में रूस की सेना अपने साथी सैनिकों के शव को ले जाते दिखाई दे रही है।
यूक्रेन युद्ध में रूस के कितने सैनिक जान गंवा चुके हैं? यूक्रेन पर कब्जे की जंग में रूस के कितने सैनिक बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं? यूक्रेन में जंग लड़ने वाले पुतिन के कितने जवान अब युद्ध लड़ने लायक नहीं बचे हैं? आखिर 6 महीने से भी लंबे वक्त से चल रहे इस युद्ध में रूस के कितने सैनिकों की मौत हुई है? ये आज भी एक बड़ा सवाल है। मौत के आंकड़ों को लेकर दुनिया भर की मीडिया में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दावा तो यहां तक है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बाजी पलट दी है। Я повернувся з Харківщини, з нашої Харківщини, з районів, які були звільнені. На сьогодні майже вся область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим. Тільки за першу добу активних дій наші війська просунулись вперед на 19 кілометрів. За 5 днів з боями пройшли 110 кілометрів. Загалом деокуповано майже 400 населених пунктів. खार्किव पुतिन की सेना से खाली हो गया है। इज्यूम पर फिर से यूक्रेन का कब्जा हो गया है। बालाक्लिया से भी रूस की सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई है। यूक्रेन के इन तीनों बड़े इलाकों पर ज़ेलेंस्की की सेना ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। ये वो इलाके हैं जो रूस के सबसे क्रूर हमलों के गवाह रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन की सेना ने यहां से पुतिन की सेना के पांव पूरी तरह उखाड़ दिए हैं। जिस खार्किव पर कब्जा जमाने के लिए रूस ने बड़ा असॉल्ट किया, वहां से रूस की सेना भागने को मजबूर हो गई है। यूक्रेन का दावा है कि खार्किव के 8500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर दोबारा यूक्रेन का कब्जा हो गया है। खार्किव के 400 बस्तियों पर दोबारा यूक्रेन का झंडा लग गया है। करीब 1.5 लाख लोगों को रूस के कब्जे से आजाद करा लिया गया है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन को झटके पर झटके मिल रहे हैं। यूक्रेन की सेना अपने मिशन फ्रीडम को पूरी ताकत से अंजाम दे रही है। रूस की सेना पीछे हटने पर मजबूर है। यूक्रेन सैनिकों ने दावा किया है कि रूस की सेना खार्किव में उनके खौफ में चूहों की तरह भाग रही है। У своїх людей був навіть один труп, якого поранили, вони його застрелили, щоб просто вбігти. दुनिया ने इज्यूम की तबाही देखी है, ज़ेलेंस्की की फौज पर कमर तोड़ देने वाले हमले देखे हैं। अब दुनिया यहां ज़ेलेंस्की का जज्बा देख रही है। ज़ेलेंस्की ने यहां दौरा कर दुनिया को सीधा संकेत दिया है कि रूस की अब यूक्रेन में खैर नहीं है। यूक्रेन सैनिकों के इस पलटवार और पुतिन के सैनिकों में मचे हाहाकार को देख कादिरव का पारा हाई है। उसने रूसी सैनिकों पर अपनी भड़ास निकाली है, साथ ही हार का बदला ब्याज के साथ वसूलने का प्रण लिया है। Представители разговаривали со всеми командующими, которые находятся лично на фронтах, лично которые участвуют. И мы владеем полностью информацией, вот, как скажем, информацией с места. यही वजह है कि पुतिन की सेना को बल देने के लिए कादिरव ने अपने लड़ाकों को यूक्रेन भेजने का फैसला लिया है। ये रमजान कादिरव के ऐसे खूंखार लड़ाके हैं जिन्हें दुनिया चलती फिरती किलर मशीन कहती है। इनकी डिक्शनरी में रहम नाम का कोई शब्द ही नहीं है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में चेचन अब तक यही दावा करता रहा है कि उसके बर्बर लड़ाकों की बदौलत ही रूस की सेना ने मारियोपोल और डोनबास के कई इलाके पर कब्जा जमा पाए। अब चेचन के इन लड़ाकों की यूक्रेन वापसी यूक्रेन को डरा रही है। Ситуация очень интересная, даже я сказал, прям офигенная ситуация, То, что ушли оттуда, отдали там в несколько городов, сел, это тоже, в этом тоже есть свой плюс,
पुतिन के लिए चेचन प्रमुख रमजान कादिरोव की वफादारी किसी से छिपी नहीं है। कादिरोव के लिए कहा जाता है कि वो पुतिन के लिए अपनी वफादारी जताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कादिरोव के लिए कहा जाता है कि वो पुतिन के एक इशारे पर कहीं भी तबाही मचाने को तैयार रहते हैं और अपनी इसी वफादारी की वजह से जब रूस के सैनिक पीछे हटने को मजबूर हैं, कादिरोव ने अपने 10,000 लड़ाकों को यूक्रेन की जंग में उतारने का फैसला दिया है। अमेरिकी वेबसाइट डेली बीस्ट ने तो यहां तक दावा किया है कि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव चेचन्या के लोगों को जबरन जंग में लड़ने के लिए भेज रहा है। वेबसाइट के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन के साथ रूस की जंग लंबी खिंचती जा रही है और इसी वजह से पुतिन को बड़े पैमाने पर सैनिकों की जरूरत पड़ रही है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए रमजान कादिरोव अब अपने देश से आम लोगों को जबरन जंग में भेज रहे हैं। लेकिन रमजान कादिरोव ने जो ऑडियो मैसेज दुनिया को दिया है वो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। Информации, но нет конкретных объяснений, да он хорошо хвалит Всевышнему, что сегодня, да он Министерство обороны разъяснило ситуацию, да он, из-за чего они, да он, ушли из таких городов, Изюм, Купянск, Балаклия, я не знаю, что такие интересные города, да он, в Харьков, там, да он, направление, да он. Но это было вынуждено было, оказывается. वैगनर ग्रुप और रोसेच ग्रुप को एक साथ यूक्रेन के वॉर फ्रंट पर आगे करने का फैसला ले सकते हैं। ये दोनों ग्रुप पहले से रूस के हिस्से वाले खार्किव के पड़ोस और डॉनबास इलाके में मौजूद हैं। इस खास ग्रुप के सैनिक पुतिन के ऐसे वफादार कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। टास्क चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में इनकी मौजूदगी के सबूत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि रूस ने ऐसे 1000 से भी अधिक खूंखार लड़ाकों को यूक्रेन में दाखिल कराया है। सबूत नंबर 1। सबूत नंबर 2। जिस तस्वीर को तैनाती का सबूत बताया जा रहा है पार्क एंड होटल के सामने खड़ा है जो यूक्रेन के डोनेस्क में है। दावा है कि यूक्रेन में ऐसे 1000 से भी अधिक लड़ाके घुस गए हैं। डोनेस्क में वैगनर ग्रुप की तैनाती यूक्रेन युद्ध की तस्वीर बदल सकती है। यूक्रेन में वैगनर ग्रुप की मौजूदगी का मतलब है रूस ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने पूरे यूरोप और अमेरिका में खलबली मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में बुचा से भी बड़ी तबाही लाने के लिए वैगनर ग्रुप को हरी झंडी दिखा दी है। दावे के मुताबिक जंग में यूक्रेन के सैनिकों को धूल चटाने के लिए पुतिन ने अपनी प्राइवेट आर्मी को खुली छूट दे दी है। दावा किया जा रहा है कि बुचा नरसंहार की तरह खार्किव में भी तबाही मचाने के लिए रूस का खूंखार रोसेच ग्रुप की एंट्री हो गई है। रोसेच ग्रुप के लड़ाके इतने खूंखार होते हैं कि अपने दुश्मनों को मारने के बाद निशानी के तौर पर उनका कान काट लेते हैं। दावा किया जा रहा है कि खूंखार रोसेच लड़ाकों को खार्किव की तरफ भेज दिया गया है। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरों को पेश किया गया है। सबूत नंबर 1, सबूत नंबर 2, सबूत नंबर 3, सबूत नंबर 4, सबूत नंबर 5। इन रोसेच लड़ाकों की लोकेशन खार्किव बताई जा रही है। तस्वीरों में उनके पास Z निशान वाली रूसी गाड़ी भी नजर आ रही है।
दूसरी तस्वीर में एक गाड़ी पर ये लड़ाके तैनात दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में दावा किया जाता है कि ये जल्लाद से भी बेरहम होते हैं। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक रसिच ग्रुप पुतिन की प्राइवेट आर्मी के तौर पर कुख्यात वैगनर ग्रुप से जुड़ा है। ऐसे में खार्किव में रसिच ग्रुप और डोनेस्क में वैगनर ग्रुप की तैनाती और इनकी मदद के लिए कादिरोव के लड़ाकों की एंट्री पुतिन का ऐसा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है जो यूक्रेन युद्ध में सर्दी शुरू होने से पहले युद्ध का पारा प्रचंड कर सकता है। खार्किव में जीत के बाद ज़ेलेंस्की बहुत ऊंचे ख्वाब देखने लगे हैं। ज़ेलेंस्की का जोश इतना हाई हो गया है कि अब वो रूस के अंदर हमला करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने मिशन के लिए अमेरिका से ऐसी मिसाइल मांगी है जो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। ये फायर ऑफ हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। खार्किव और इज्यूम पर कब्जा करने के बाद ज़ेलेंस्की बहुत खतरनाक तैयारी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि बर्बादी का जो कड़वा स्वाद यूक्रेन चख रहा है, अब तबाही का वही कड़वा स्वाद रूस भी चखे। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से एक ऐसी मिसाइल मांगी है जो मॉस्को तक टारगेट कर सकती है। क्या है ज़ेलेंस्की का यह प्लान, आपको आगे बताएंगे, लेकिन पुतिन के लिए पहला चैलेंज खुद वही हथियार बन गए हैं जो रूस की फैक्ट्रियों में ही बने हैं। दरअसल अब ज़ेलेंस्की पुतिन के रॉकेट से ही पुतिन की सेना के अड्डे तबाह करेंगे। ज़ेलेंस्की अब पुतिन के टैंक से ही पुतिन की आर्मी पर गोले बरसाएंगे। ज़ेलेंस्की ने ऐसा प्लान बनाया है कि अब पुतिन के बम पुतिन की आर्मी पर ही कहर खाएंगे। ये सब सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सारी बातें एकदम सच है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के साथ 2 तस्वीरें लगाई गई हैं, जिसमें रूस के तोपों के गोले हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने लिखा है, पिछले हफ्ते यूक्रेन की आर्मी को पुतिन से गिफ्ट मिला है, लेकिन हम हत्यारों, अत्याचारियों, लुटेरों और बलात्कारियों से गिफ्ट नहीं लेते। ये सब कुछ हम पुतिन की आर्मी को वापस कर देंगे। मतलब खार्किव और इज्यूम में जिस गोला बारूद को छोड़कर रूस की आर्मी भागी है, अब उन्हीं हथियारों से रूस की आर्मी पर यूक्रेन की फौज हमला करेगी। अब ये गोला बारूद कितना है, जरा ये भी देख लीजिए। ये रूस की सेना के विस्फोटक हैं जो रूस के सैनिक खार्किव में छोड़कर भाग गए। रूस के हथियारों का जखीरा भी यूक्रेन के कब्जे में आ गया है। ये रूस के ही 2 और T-72 टैंक हैं जो अब यूक्रेन के कब्जे में आ चुके हैं। ये भी रूस के खतरनाक टैंक हैं जिनको दुनिया में अजेय माना जाता है, लेकिन इस बार ये रूस को जंग नहीं जितवा सके। खार्किव की सड़कों पर तमाम रूसी टैंक बिना अब रूसी इसलिए भी है क्योंकि खार्किव और इज्यूम का पूरा इलाका पुतिन ने अपने सबसे खूंखार ब्रिगेड को सौंप रखा है। खार्किव का इलाका पुतिन ने अपनी 3 टैंक रेजिमेंट्स को सौंपा था। इनमें 90th TT टैंक ब्रिगेड भी शामिल थी। ये रूस की सबसे खूंखार टैंक रेजिमेंट है जो अपनी वीरता और शौर्य के लिए अब
तक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। पुतिन ने इस टैंक ब्रिगेड को 300 T-72 टैंक और 300 BMP दिए थे। लगभग 10,000 की आर्मी इलाके की सुरक्षा में थी। क्योंकि अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को 1 लाख तोप के गोले दिए थे और रूस की आर्मी पर तोपें ऐसे बरसीं कि रूस की फ्रंट लाइन के पांव उखड़ गए। इस जंग में 90 टैंक ब्रिगेड के 80 टैंक बर्बाद हो गए और 200 से ज्यादा टैंक खार्किव में ही छोड़कर रूस के सैनिकों को भागना पड़ा। और इन्हीं T-72 टैंकों से अब यूक्रेन की फौज रूस की फौज पर हमला करने की तैयारी कर रही है। यानी रूस के ही टैंक रूस की ही आर्मी को घायल करेंगे। Я не бачив ще дуже великого ленд-лізу із Америки. Те, що вони нам тільки дають, а ленд-лізу ми ще. Ставимо її на ноги, деяка трішки підбита, і вона буде повернута в ту сторону, з якої вона. यूक्रेन के सैनिक रूस के हथियारों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और ये कहकर रूस का मजाक बना रहे हैं कि पुतिन ने हमें गिफ्ट दिया है। यूक्रेन के पास हथियारों की कोई कमी नहीं हो। इसके लिए अमेरिका ने यूक्रेन को एक बार फिर $600 मिलियन की रक्षा सहायता पैकेज दिया है। ये 21वीं बार है जब यूक्रेन को अमेरिका ने सैन्य हथियार उपलब्ध करवाए हैं। दरअसल यूक्रेन तो सिर्फ मोहरा है, असलियत में अमेरिका ही यूक्रेन का ताकत का स्रोत है और रूस की सीधी लड़ाई अमेरिका से हो रही है। बाइडेन ने एक बार फिर साफ किया है कि यूक्रेन के लोगों के घर लौटने तक जंग जारी रहेगी। What I can tell you for sure is the president is not going to let up. He's confident that this is going to remain at the forefront of his mind and his team's mind, and they're going to continue to work this as hard as they can. We want these two individuals home, back where they belong with their families. They should be there already. लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक तैयारी कर ली है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से एक खास मिसाइल मांगी है जिसका नाम है MGM-140 मिसाइल। दरअसल हाइमर्स मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम हासिल करने के बाद अब ज़ेलेंस्की अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि उनको आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम दिया जाए। दरअसल अमेरिका की MGM-140 मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। अगर खार्किव में इन मिसाइलों को तैनात कर दिया जाए तो रूस के अंदर 300 किलोमीटर तक ज़ेलेंस्की हमला कर सकते हैं। MGM-140 मिसाइल लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाई गई 610 मिलीमीटर की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को M42 हाइमर्स या M270 MLRS से भी दागा जा सकता है। ये दोनों लॉन्चर्स यूक्रेन के पास पहले से मौजूद हैं। यूक्रेन के पास अभी GMLRS रॉकेट है जो सिर्फ 84 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, जबकि ATACMS से 300 किलोमीटर तक के लक्ष्य को टारगेट कर सकते हैं। GMLRS रॉकेट के वॉरहेड का वजन 90 किलोग्राम होता है, लेकिन ATACMS मिसाइल के वॉरहेड का वजन 227 किलोग्राम होता है। ये MGM-140 मिसाइल कथित तौर पर 3.5 मैक की सुपरसोनिक स्पीड से हमला कर सकती है, जिसे रोकना असंभव हो इसी रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ज़खारोवा ने बयान दिया है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों की आपूर्ति करने का फैसला करता है तो ये रेड लाइन को क्रॉस करने वाला और रूस अमेरिका के बीच सीधी जंग का सूचक होगा। रूस की इस चेतावनी को अमेरिका ने भी हल्के में नहीं लिया है। ज़ेलेंस्की के भारी दबाव के बाद भी बाइडेन ने ये मिसाइल यूक्रेन को देने का फैसला अब तक नहीं किया है। दरअसल ज़ेलेंस्की रूस के अंदर हमला इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि रूस ने अपनी मिसाइलों से यूक्रेन को इतने घाव दिए हैं कि यूक्रेन के लोग दर्द से करा रहे हैं। इस युद्ध में तो 440 लोगों को मारकर एक सामूहिक कब्र में दफनाने का आरोप रूस पर लगा है। इस युद्ध में जंगलों के अंदर लगातार खुदाई की जा रही है और उन लाशों को निकाला जा रहा है जिनको युद्ध के दौरान मार दिया गया है। यूक्रेन का आरोप है कि ये सारे लोग आम नागरिक थे जिनको टॉर्चर देकर मारा गया है।
Цивільних осіб, які були закатовані, вбиті військовими Російської Федерації. От зараз ми згумували першу могилу, виявили труп. На шиї даного трупу є мотузка, є тілесне ушкодження на кінцівках даного трупу. Це все свідчить про... यूक्रेन रूस के खिलाफ आरोपों की फहरिस्त तैयार कर रहा है और इसी सिलसिले में सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गई हैं। खुद जेलेंस्की ने यह बयान दिया है कि रूस की सेना ने सिर्फ मनोरंजन करने के लिए इज़्यूम के नागरिकों को गोली मार दी है। Ексгумація тіл на місці масового поховання біля Ізюму. Станом на цей час встановлено більше 440 могил. Про кількість похованих там людей ще зарано говорити, слідчі дії тривають. Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей. Більше того, є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованих просто для розваги. Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І ми зараз тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося у цей час на Харкові. वहीं रूस की सेना इन आरोपों की परवाह किए बगैर लगातार यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रही है। खार्किव हाथ से निकल जाने के बाद भी रूस की सेना लगातार खार्किव पर हमले कर रही है। लोग अपने बर्बाद हुए घरों के सामने खड़े हैं और इस बात पर ही संतोष जता रहे हैं कि कम से कम उनकी जान बच गई, घर तो दोबारा बन जाएगा। Только благодаря стенам и самое то, что так получилось просто. Я проснулся от выстрела. Ну, як би, не від вистрілу, а від вспишки, а потім від грохоту проснувся. Просто повезло. Мабуть, я ще комусь в цій житті нужен. ज़ेलेंस्की ने अपनी दमदार लीडरशिप से जंग को रोमांचक जरूर बना दिया है, लेकिन पुतिन को कमजोर आंकना अब भी भारी भूल होगी। इस वक्त मॉस्को टू कीव हलचल बहुत ज्यादा तेज है। सेना के बड़े बड़े अधिकारी बैठक कर रहे हैं। यूक्रेन के जनरल्स विचार कर रहे हैं कि रूस को और कैसे पीछे धकेला जाए और पुतिन के कर्नल्स इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि कमबैक आखिर कैसे किया जाए। इस बीच रूस और यूक्रेन की सेना दो हाथ कर रही है। यूक्रेन की सेना को मिले हथियारों ने रूस की फौज के छक्के छुड़ा दिए हैं। भर दिया। वो हथियार जिसने पुतिन को बैक फुट पर ला दिया। वो रणनीति जिसने पुतिन को सोचने पर विवश कर दिया। वो फौज जो रूस की शक्तिशाली सेना पर भारी पड़ रही। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के हथियारों से रूस का हौसला पस्त कर दिया है। यूक्रेन से पीछे हटते रूस की सेना का सच क्या है? पुतिन के लिए यूक्रेन युद्ध एक ऐसा दलदल बनते जा रहा है जहां से निकलने की पुतिन जितनी कोशिश कर रहे हैं, उल्टा उसमें धंसे जा रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को इतने घाव दिए हैं कि रूस संभल नहीं पा रहा। 72 घंटे वाला युद्ध मानकर चले पुतिन अब रूस को समझा नहीं पा रहे कि चूक कहां हो रही है। यूक्रेन की सेना एक के बाद एक रूस के नियंत्रण से अपनी जमीन छोड़ा रही है और रूस की सेना बम, बारूद, मिसाइल गिराने के बावजूद बैकफुट पर दिख रही है। सवाल है, यूक्रेन को कहां से मिली इतनी शक्ति? ज़ेलेंस्की को किसने दिया जंग जीतने का मंत्र? ज़ेलेंस्की को कहां से मिले जीत हासिल करने वाले हथियार? किन हथियारों से ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस को धकेला पीछे?
और सबसे बड़ी बात ये कि अब 200 दिनों के बाद यूक्रेन रूस युद्ध का भविष्य क्या है। इन सारे सवालों का जवाब आपको एक एक कर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रूस का एक नया दावा देख लीजिए, जिसके मुताबिक अमेरिकी हथियार रूस की शक्ति को चैलेंज करने में बेहद कमजोर साबित हो रहे हैं। We're tracking that 2 NASAMS are expected to be delivered within the next 2 months or so. These defensive systems will further contribute to protecting Ukrainians from enemy air threats, to include aircraft, unmanned aerial vehicles, and missiles. S-400 रूस का सबसे ताकतवर सेफ्टी सिस्टम है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका से यूक्रेन पहुंचे AGM-88 हार्म मिसाइलों ने रूस के नाक में दम कर दिया है। यूक्रेन के MiG-29 और Su-27 एयरक्राफ्ट के जरिए इन मिसाइलों ने रूस की सेना की कमर तोड़ दी है, लेकिन हार्म मिसाइल को लेकर रूस का दावा है कि इस मिसाइल में इतना दम नहीं कि रूस की सेना इससे पस्त हो जाए। रूस की दलील आपको बताएं, उससे पहले हार्म मिसाइल की खासियत देख लीजिए। AGM-88 हार्म हवा से सतह पर मार करने वाली एक एंटी रडार मिसाइल है। इस मिसाइल का पूरा नाम हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इस मिसाइल की खासियत है कि यह दुश्मन के रडार सिस्टम को भेदने में सक्षम है। इस मिसाइल की लंबाई 14 मीटर है। मिसाइल की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है। अमेरिका ने मार्च 1983 में हार्म मिसाइल को पूर्ण उत्पादन के लिए मंजूरी दी थी। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में खाड़ी युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया था। कहा जा रहा है कि यह रूस के S-400 से निपटने के लिए एक कारगर मिसाइल है। हालांकि यूक्रेन वायुसेना में सीमित संख्या में विमानों को देखते हुए इसका इस्तेमाल सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूक्रेन के पास मिसाइलों के साथ काम आने वाले विमान नहीं है। ऐसी अटकलें हैं कि मिसाइलों को नाटो के फाइटर जेट ने गुप्त रूप से यूक्रेन की सेना का समर्थन करते हुए मिसाइलों को लॉन्ग रेंज के टारगेट के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस लॉन्ग रेंज के कारण मिसाइल के हिट करने के बहुत पहले रूस का एयर डिफेंस सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है। रूस का कहना है कि अमेरिका से मांगी हार्म मिसाइलें रूस का बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि इनमें क्षमता नहीं है। हार्म मिसाइलों ने रूस की सेना पर कितना कहर ढाया है, इसका कोई निश्चित हिसाब सिर्फ रूस के पास है, जिसकी सेना यूक्रेन में चौतरफा गिर रही है। रूस के सेना अधिकारियों की मौत हो रही है, खार्किव खाली करा लिया गया है और ज़ेलेंस्की की सेना लगातार अपनी ही जमीन दोबारा कब्जाने के लिए जी जान से जुटी है। We believe that this will continue to be a tough fight. Certainly we've seen the Ukrainians have some success, and we'll continue. Our focus will continue to be on supporting them in their fight. असल में यूक्रेन की सेना को मिल रही हथियारों की ताकत ही ज़ेलेंस्की के लिए संजीवनी साबित हो रही है। ज़ेलेंस्की को दुनिया के 30 देशों से बम्पर हथियारों की सप्लाई हो रही है। ज़ेलेंस्की अब अमेरिका से पैट्रियट और F-16 की खेप मांग रही है। पैट्रियट दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है। ये बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों का काल है। हर मौसम में दागी जाने वाली मिसाइल है। इसे अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है। अमेरिका ज़ेलेंस्की को पैट्रियट देता है तो ताज्जुब की कोई बात नहीं होगी। F-16 विमान तो दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माने जाते हैं। F-16 दुनिया का सबसे सफल फाइटर जेट है। चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसका प्रोडक्शन अमेरिका ने 1973 में शुरू किया था। इस सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट की 4600 से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं। आज 25 देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। रूस के पास फाइटर जेट्स का जखीरा है और यूक्रेन के पास रूस के मुकाबले नील बटा सन्नाटा है। यूक्रेन की सेना की दुनिया भर में तारीफ हो रही है, तो इसीलिए कि सीमित संसाधनों में अपने से 30 गुना शक्तिशाली देश को ज़ेलेंस्की कैसे मात दे रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर ने बड़ा बयान दिया है।
यूक्रेन में रूस को मिल रहे झटके से पता चलता है कि उसकी सेना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ है। हम अभी उस बिंदु पर हैं जहां मुझे लगता है कि पुतिन को इस ऑपरेशन के लिए अपने उद्देश्यों में बदलाव करना होगा, क्योंकि ये स्पष्ट है कि रूस अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होने जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बिल्कुल शुरुआत से ही जंग में पुतिन के फेवर में अब तक कुछ भी ठोस नहीं हुआ। एक से एक मिसाइल, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं, और बहादुरी की मिसाल पेश करने वाले अपने कर्नल्स और मेजर्स को पुतिन ने यूक्रेन भेजा। इस सेना ने यूक्रेन पर कहर ढा दिया, लेकिन यूक्रेन का एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिस पर रूस की सेना शुरू से लेकर अब तक निश्चिंत शासन कर रही हो। हर क्षेत्र में रूस की सेना को यूक्रेन ने जबरदस्त टक्कर दिया है, और अब तो आलम यह है कि यूक्रेन आगे बढ़ता जा रहा है, रूस पीछे हटता जा रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को मिल रहे हथियारों ने यूक्रेन में रूस के रास्ते अब इतने संकरे कर दिए हैं कि रूस सेना बेमौत मारी जा रही है। Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. ज़ेलेंस्की के लिए कहा जा रहा है कि अमेरिका का मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी MLRS वरदान साबित हो रहे हैं। खार्किव में इस हाइमर्स ने यूक्रेन को जीत तक दिला दी। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की हाइमर्स के अलावा अमेरिका से लॉन्ग रेंज आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी ATACMS भी मांग रहे हैं। रूस को अमेरिका से आए एंटी शिप मिसाइल ज़ैवलिन ने पहले से परेशान कर रखा है। होवित्जर तोप के गोले से पहले से ही रूस की सेना यूक्रेन में मुकाबला कर रही है। ऐसे में ATACMS पुतिन के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होगा। लिहाजा रूस ने अमेरिका को एक बार फिर कठोर शब्दों में सुनाया है कि ATACMS तो यूक्रेन को कतई सप्लाई ना करें। सवाल है, ATACMS में ऐसा क्या है जो रूस के लिए बेहद खतरनाक है? ATACMS 610 मिलीमीटर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे M42 हाइमर से फायर किया जा सकता है। ये M270 MLRS से भी दागी जा सकती है। M142 हाइमर्स और M270 MLRS दोनों यूक्रेन के पास मौजूद है। ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से, यानी इसकी रफ्तार मैक 3.5 है। रफ्तार की वजह से इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। इसका मतलब है कि टारगेट को हिट करने के बाद ही ATACMS मिसाइल से हमला हुआ है, इसकी जानकारी मिल पाती है। ATACMS मिसाइल 300 किलोमीटर के टारगेट को हिट करने में सक्षम है, जबकि यूक्रेन के पास मौजूद GMLRS रॉकेट सिर्फ 84 किलोमीटर की मार कर सकता है। इसका मतलब है कि यूक्रेन को ATACMS मिलती है तो वो रूस के भीतर तक मार कर सकता है। रूस इसीलिए बौखलाया हुआ है। पश्चिमी मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ATACMS मिसाइल अभी शायद ही ज़ेलेंस्की को मुहैया कराए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अमेरिका यूक्रेन को वो सब कुछ नहीं देगा जो रूस को भारी नुकसान पहुंचाए। रूस की सेना उन इलाकों से पीछे हट रही है जो उसने जीतने के बाद खो दिए हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि रूस इस युद्ध में पिछड़ा है। लेकिन सच ये भी है कि रूस ने अब भी यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा जमा रखा है। रूस अगर किसी सूरत में इस युद्ध को खत्म करता भी है तो वो इन इलाकों को यूक्रेन को नहीं सौंपने वाला है। वहीं दूसरी तरफ एक हकीकत ये भी है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से लगातार हथियारों के अलावा दूसरी मदद भी मिल रही है। ऐसे में उसकी सेना का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। रूस परेशानी में है। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास में इस जंग को रोकने का कोई विकल्प मौजूद है? इस सवाल का जवाब जानना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि रूस की सेना पीछे हट रही है और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की स्पष्ट कर रहे हैं कि वो इस युद्ध को इस मोड़ पर नहीं छोड़ सकते हैं। जब तक अपने हारे हुए सभी इलाकों को वापस हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक इस युद्ध पर विराम नहीं लगाएंगे। Добре, що в структурах ООН вже готують групу співробітників, яка побуває у цьому місці біля Ізюму, яка побачить і зможе доповісти усім в системі ООН про те, що робили терористи Росії. Ми забезпечимо повний доступ журналістів до звільненої території, усіх місць знущання з людей. Ми дамо такий доступ, який дозволить повідомити світу, що рашизм має бути засуджений. Я дякую усім нашим партнерам, усім лідерам і просто нашим звичайним людям, які допомагають боротися. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सोच ये भी बन रही है कि रूस अब इस युद्ध से उकता चुका है। वो इससे बाहर निकलने का जरिया तलाश रहा है। ऐसे में ये जरिया कौन बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए नाम तुर्की या UN का आ रहा है, लेकिन रूस ने यूक्रेन वॉर, जिसे पुतिन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन मानते हैं, कोई बयान नहीं आया है।
ऐसा बयान जिसमें पुतिन शांति समझौता या संधि करने पर विचार कर रहे हो। रूस की सेना को धक्का जरूर लगा है, लेकिन पुतिन पलटवार में माहिर है। लंबा युद्ध लड़ने का पुतिन का तजुर्बा भी है। लिहाजा ये नतीजा निकालना कि इस युद्ध की परिणति यूक्रेन की जीत होगी, बहुत जल्दबाजी होगी। ताइवान मसले पर अमेरिका और चीन में छिड़ी कोल्ड वॉर के दौरान दोनों देशों के बीच एक और जंग शुरू हो गई और ये जंग है वेपन वॉर। अमेरिका और चीन दोनों ऐसे विध्वंसक और विनाशकारी हथियार बनाने में जुटे हैं जो दोनों के लिए ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। एक तरफ चीन अपनी नई कैरियर किलर सुपरसोनिक मिसाइल कम टॉर्पीडो बना रहा है, तो अमेरिका भी ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है जो हवा और समंदर दोनों में विनाशकारी साबित हो सकता है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये वो हथियार हैं जिनके इस्तेमाल का मतलब सिर्फ तबाही है और तबाही ही तबाही। अमेरिका चीन में छिड़ी एक नई जंग। अमेरिका चीन बना रहे विनाशकारी हथियार। समंदर और आकाश में दिखेंगे सुपरसोनिक हथियार। चीन अमेरिका की बैटल ऑफ वेपन। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे को अपनी ताकत का एहसास करवाने की कोशिश में लगे हैं। चीन ताइवान के इर्द गिर्द लगातार युद्धाभ्यास के जरिए दुनिया को ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वो जब चाहे तब अमेरिका को टक्कर दे सकता है। इसी दौरान चीन ने समंदर में अपनी ताकत की नुमाइश करने के लिए अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान लॉन्च कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले चीन ने अपनी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डोंगफेंग 26 की नुमाइश कर अमेरिका को चौंका दिया था। चीन का दावा है कि उसने DF-26 मिसाइल को खास तौर पर दुश्मन एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए किया है। लिहाजा उसने अपनी DF-26 मिसाइल को कैरियर किलर का नाम दिया है। अमेरिका चीन की DF-26 मिसाइल से इसलिए भी परेशान है क्योंकि उसने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक वॉरशिप USS जेराल्ड आर फोर्ड बनाया है। इसका नाम अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति जेराल्ड आर फोर्ड के नाम पर रखा गया है। इसका टेक्निकल नाम CVN-78 है। CVN यानी कैरियर वॉल प्लेन न्यूक्लियर, और ये अमेरिका की नौसेना का 3rd जनरेशन और फोर्ड क्लास का पहला न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। दरअसल अमेरिका फोर्ड क्लास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट के तहत 10 वॉरशिप बनाने वाला है और USS जेराल्ड आर फोर्ड उस प्रोजेक्ट का पहला वॉरशिप है। इसके जरिए अमेरिका अपने निमित्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को रिटायर कर देगा। अमेरिका ने 40 साल में पहली बार इतना आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है और 22 जुलाई 2017 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिकी नौसेना में कमीशन किया था।
अमेरिकी नौसेना का यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एक नहीं बल्कि कई खूबियों से लैस है। मसलन इसकी लंबाई 1106 फीट, ऊंचाई 250 फीट और वजन 1 लाख टन है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में 25 डेक हैं। ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में तैर सकता है। इसमें 2 ABI PWR न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं। एक बार फ्यूल भरने के बाद इसे 20 सालों तक फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर 75 फाइटर जेट तैनात किए जा सकते हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड 2 RIM 162 ESSM सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चरों से लैस है। इसके अलावा ये 2 RIM 116 RAM सरफेस टू मिसाइल लॉन्चरों से भी लैस है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर 3 फेलिंक्स CIWS गन लगी हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर .50 कैलिबर की 12 mm की 4 मशीन गन भी लगी हैं। इतना ही नहीं, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड आधुनिक सर्विलांस रेडार, सेंसरों और आधुनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर 4500 से ज्यादा नौसैनिकों को तैनात किया जा सकता है।